नंबर बता दे, मैं खुद चेक कर लूंगा, टाइगर ने कहा तो जॉन ने नंबर बता दिया। ओके ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होगी। टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा किया और क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने जॉन के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कर्नल जेम्स से बात कराएं, मैं एंथोनी बोल रहा हूँ, केप टाउन से, टाइगर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? निस्वानी आवाज में पूछा गया। यस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मेरा नाम एंथोनी है और मैं केप टाउन से बोल रहा हूँ, आप कर्नल जेम्स हैं? टाइगर ने कहा। मैं कर्नल जेम्स ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, आप क्या चाहते हैं और आपने फोन क्यों किया है? कर्नल जेम्स ने सख्त लहजे में कहा। मेरा ताल्लुक एम फोर्स से है, आप तो एम फोर्स को बखूबी जानते होंगे। एम फोर्स की जदीद तरीन और इंतहाई हसास असले की एक भारी खेप लोसानू पहुंच रही है और ये इत्तलात मिली है कि कोई गैर मुल्की ग्रुप इस भारी खेप को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप इस असले की हिफाजत करें और इसे लोसानू से बाहर निकाल दें। इसका आपको भारी मुआवजा भी दिया जा सकता है, जो $4 करोड़ तक हो सकता है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कब आ रही है ये खेप यहाँ और रकम कब मिलेगी? अगर मैं ऑफर कबूल कर लूँ तो? कर्नल जेम्स का लहजा एकदम बदल गया था। शायद $4 करोड़ ने जादू का सा असर किया था। ये बातें तो फोन पर नहीं हो सकती। आज ही इस सिलसिले में मामलात को फाइनल करना है। अब यह फैसला आपने करना है कि क्या आप अपने हेडक्वार्टर में तफसीली बातचीत करेंगे या किसी क्लब में, कर्नल जेम्स ने कहा। आप कितने अफराद हैं? कर्नल जेम्स ने कहा। एक मैं और एक मेरा साथी जो एग्रीमियन हफ्शी है, उसका नाम जवाना है, टाइगर ने कहा। मेरा हेडक्वार्टर आपने देखा हुआ है, कर्नल जेम्स ने कहा। नहीं, आप बता दें, हम पहुंच जाएंगे, टाइगर ने कहा। ब्लू टाउन की कोठी नंबर 18, कर्नल जेम्स ने कहा। ओके, हम पहुंच रहे हैं, टाइगर ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और उस बेडरूम की तरफ बढ़ गया जहां जवाना गया था। जवाना बेड पर लेटा हुआ जरूर था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। टाइगर के अंदर आने पर वो चौंक कर उठ बैठा। क्या हुआ? जवाना ने पूछा तो टाइगर ने उसे तफसील बता दी। मैंने हेडक्वार्टर में दाखिले का इंतजाम कर दिया है, अब उठो, हमें फौरी वहां जाना होगा ताकि इस पहले स्टेप के बाद और आगे बढ़ सके, टाइगर ने कहा। क्या यह कर्नल जेम्स अहमक आदमी है? जवाना ने उठकर खड़े होते हुए कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या मतलब हुआ इस बात का? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। देखो टाइगर, मैं जानता हूं कि तुम मास्टर के शागिर्द हो और मास्टर का शागिर्द बगैर सोचे समझे काम नहीं कर सकता, लेकिन तुमने उसे फोन करके खुद वहां जाने का रास्ता बना लिया है। क्या वो अहमक आदमी है कि 2 अजनबी अफराद को बगैर चेकिंग के अंदर जाने दे? और अगर हमसे असला बरामद कर लिया गया तो फिर हमारा क्या हश्र होगा? वहाँ हेडक्वार्टर होने की वजह से उसने चेकिंग के सख्त इंतजाम कर रखे होंगे। फिर तुमने बताया है कि वो इंतहाई तजुर्बेकार और फ़ाल आदमी है। क्या वो हमारे हाथों आसानी से अहमक बन जाएगा? जवाना ने कहा। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बता दूं कि जो जितना भी तजुर्बेकार होगा उतना ही आसानी से ट्रैप में आ जाएगा। मैं जानता हूं कि वो बेहद चौकन्ना होगा, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा आसानी से काबू में आ जाते हैं। बाकी रहा असला तो फिक्र मत करो, मैंने असले को साइंसी चेकिंग से बचाने के लिए पैराशूट कपड़े के बैग ले लिए हैं। अब चूंकि हम अंदर जाएंगे इसलिए सिर्फ मशीन पिस्टल साथ ले जाएंगे, वरना हमें पूरे हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए मिसाइल गन और बम वगैरह रखने पड़ते। अब हम सिर्फ मशीन पिस्टल्स रखेंगे और ये गारंटी है कि वो चेक नहीं हो सकेंगे। फिर जो होगा देखा जाएगा। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयारी करता हूँ। आज रात ये किस्सा खत्म होना चाहिए, टाइगर ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों तैयार होकर पार्किंग में आ गए। तुम कार बाहर निकालो, मैं फाटक बंद करता हूँ, जवाना ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और कार फाटक से बाहर ले गया। जवाना ने बड़ा फाटक बंद किया और फिर छोटे गेट से आकर उस पर ताला लगाया और आकर कार की साइड सीट पर बैठ गया। टाइगर ने कार आगे बढ़ा दी। फिर आधे घंटे बाद वो ब्लू टाउन कॉलोनी में दाखिल हो चुके थे और फिर उन्होंने। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। कोठी नंबर 18 तलाश कर ली। खासी बड़ी कोठी थी। जहाजी साइज के फाटक के बाहर 2 मुसल्लह गार्ड खड़े थे। टाइगर ने कार रोक दी तो एक सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ा।
यस सर, उसने गौर से जवाना को देखते हुए कहा। मेरा नाम अब्राहम है और मेरे साथी का नाम जवाना है। हमारा ताल्लुक एम फोर्स से है। तुम्हारे बॉस से फोन पर बात हो चुकी है, टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस सर, हमें हिदायत मिल चुकी है। मैं फाटक खोलता हूँ, आप कार अंदर ले जाएं, उस गार्ड ने कहा और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया तो टाइगर कार अंदर ले आया और फिर एक साइड पर पार्किंग देखकर वो कार को उस तरफ ले गया। वहां जदीद मॉडल की 3 कारें पहले से मौजूद थी। टाइगर ने अपनी कार उनके करीब ले जा रोकी और फिर वो और जवाना दोनों नीचे उतर आए। वहां बरामदे में 8 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। उनमें से एक बरामदे की सीढ़ियां उतरकर पार्किंग की तरफ आया। उसने सूट पहना हुआ था, लेकिन वो कर्नल जेम्स नहीं था, क्योंकि उसका हुलिया वो मालूम कर चुका था। मेरा नाम रॉडिश है और मैं कर्नल साहब का सेक्रेटरी हूँ। आइए मैं आपको मीटिंग हॉल में ले चलूँ, आने वाले ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। थैंक यू मिस्टर रॉडिश, टाइगर ने कहा। अगर आपके पास असला हो तो दे दें, वापसी पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि बरामदे में ऐसी साइंसी डिवाइसेस नस्ब हैं कि न सिर्फ असला ट्रेस हो जाएगा, बल्कि नजर न आने वाली रेस की वजह से वो असला बेकार हो जाएगा। रॉडिश ने कहा। सॉरी, हम तो बातें करने आए हैं, असला साथ लेने का क्या मतलब, टाइगर ने कहा। ओके फिर आइए, रॉडिश ने कहा और फिर वो उसकी रहनुमाई में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बरामदे में पहुंचे तो रॉडिश का अंदाज ऐसा था जैसे किसी भी लम्हे असला ट्रेसिंग आलात कौशन देना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। तो रॉडिश के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। फिर वो एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया तो टाइगर और जवाना भी अंदर दाखिल हुए तो कमरा वाकई मीटिंग रूम के तौर पर सजाया गया था। तशरीफ रखें, मैं पीने के लिए शराब भिजवाता हूँ, रॉडिश ने कहा। हम शराब नहीं पीते, इसलिए शराब भिजवाने की जरूरत नहीं, आप कर्नल साहब से मिलवा दें, यही हमारे लिए सब कुछ है, टाइगर ने कहा। यस सर, रॉडिश ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। उसके उकब में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और मशीन गनों से मुसल्ला 2 पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुए और फिर दरवाजे की साइडों पर दीवार के साथ पुश लगाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद दरवाजा एक बार फिर खुला तो एक वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने भी सूट पहना हुआ था। उसके उकब में रॉडिश था। टाइगर और जवाना दोनों उठकर खड़े हो गए। बैठे, मैं हूँ कर्नल जेम्स, कर्नल जेम्स ने करीब आकर कहा और फिर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया और टाइगर और जवाना से मुसाफा करके वो एक कदम पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया, जबकि टाइगर और जवाना भी इत्मीनान से बैठ गए। आपने अपने हेडक्वार्टर में खासे गार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, क्या आपको हर वक्त हमले का खतरा रहता है, टाइगर ने कहा। ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल ये हेडक्वार्टर है, इसे हर लिहाज से हेडक्वार्टर की तरह ही नजर आना चाहिए, कर्नल जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको हमसे तो कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल जेम्स बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने आपके बारे में बाकायदा तस्दीक की है, बाकायदा तहरीरी तस्दीक। मैं आपको दिखाता हूँ कि एम फोर्स ने आपके बारे में क्या तहरीर भिजवाई है, कर्नल जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही उसने मुड़कर अपने उकब में मौजूद रॉडिश की तरफ मुंह मोड़ा। रॉडिश, तहरीर ले आओ, कर्नल जेम्स ने कहा। यस चीफ, रॉडिश ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहां दरवाजे के साथ 2 पहलवान नुमा मशीन गनों से मुसल्ला अफराद खड़े थे। आप वैसे ही बता दे कि क्या तहरीर है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलचस्प तहरीर है, आपको न सिर्फ क्लियर किया गया है बल्कि आपकी सिफारिश भी की गई है, कर्नल जेम्स ने कहा। रॉडिश ने दरवाजे के करीब पहुंचकर एक साइड पर जहां एक आदमी मुसल्ला मौजूद था उसे हाथ से हटाकर उसने स्विच बोर्ड पर मौजूद कोई बटन प्रेस किया तो बटन प्रेस होते ही कुर्सियों पर बैठे टाइगर और जवानों को यूं महसूस हुआ जैसे उनके जहनों में तेज रोशनी का फुवारा सा उबल पड़ा हो, लेकिन इस रोशनी का दौरानिया बेहद कम था, सिर्फ चंद सेकंड, और फिर टाइगर का जहन इंतहाई गहरी तारीकियों में डूबता चला गया। लेकिन फिर टाइगर के तारीक जहन में रोशनी का नुक्ता सा उभरा और तेजी से फैलता चला गया। टाइगर का शऊर जैसे ही जागा उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसने अपने आप को किसी और कमरे में बैठे हुए पाया। अब वो आम सी कुर्सी की बजाय रॉड्स वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और रॉड्स ने उसके पूरे जिस्म को इस अंदाज में जकड़ रखा था कि वो गर्दन से ऊपर सर के अलावा अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत ना दे सकता था। टाइगर ने नजरें घुमाई तो साथ वाली कुर्सी पर उसने जवाना को भी रॉड्स में जकड़ा हुआ बैठे देखा।
उसकी हरकत बता रही थी कि वो होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहा है। कमरा खाली था, अलबत्ता उसका एक ही दरवाजा था जो बंद था। टाइगर के मुंह से एक लंबा सांस निकल गया। उसी लम्हे जवाना ने कराहते हुए आंखें खोल दी और उसके जिस्म को जोरदार झटका लगा। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई और फिर चंद लम्हों बाद उसने नजरें घुमाई और साथ बैठे टाइगर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। हमें बकायदा ट्रैप किया गया है, टाइगर ने उसकी सवालिया नजरों को देखते हुए कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, जवाना ने कहा। और फिर अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला तो वही दो पहलवान नुमा आदमी हाथों में मशीन गनें उठाए अंदर दाखिल हुए और पहले की तरह दरवाजे की साइडों पर दीवार से पुश लगाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद एक बार फिर दरवाजा खुला और कर्नल जेम्स अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे उसका सेक्रेटरी रॉडिश था। टाइगर और जवाना दोनों की कुर्सियों के सामने एक कुर्सी रखी हुई थी। कर्नल जेम्स के चेहरे पर बड़ी अय्याराना मुस्कुराहट थी। तुम्हें पता चल गया कि एमफोर्स ने क्या कहा है तुम्हारे बारे में, कर्नल जेम्स ने कुर्सी पर बैठकर टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। यह मुमकिन ही नहीं है कि एमफोर्स ने मेरे बारे में गलत रिपोर्ट दी हो, तुम झूठ बोल रहे हो, टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। यू शट अप, तुम मुझे जानते नहीं हो, वरना तुम्हारा मुंह मेरे बारे में गलत अल्फाज ना बोल पाता, कर्नल जेम्स ने गुस्सीले लहजे में कहा। एमफोर्स टेकार में मेरे कई बेहतरीन दोस्त हैं। मैंने उनके जरिए मालूमात हासिल की तो मुझे बताया गया कि तुम्हारा नाम टाइगर है, तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तानी इमरान के तुम शागिर्द हो। एमफोर्स के सुपर चीफ तुम्हारे बेहद गहरे दोस्त हैं और उन्होंने ये सेटअप किया हुआ है कि जो भी तुम्हारे बारे में पूछेगा तो उसे बताया जाएगा कि तुम वही हो जो तुम खुद को जाहिर कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे अंदरूनी बात बता दी, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे इस हबशी साथी को अंदर आने दिया और फिर तुम्हें मीटिंग रूम में बिठाया गया। वहाँ ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जहाँ कुर्सियाँ मौजूद हैं वहाँ जेर जमीन नजर न आने वाली वॉट रेस फायर हो जाती हैं। इन रेस का असर फौरी होता है, चुनांचे वॉट रेस तुम पर फायर की गई और तुम दोनों फौरी बेहोश हो गए। फिर तुम्हारी तलाशी ली गई। हैरत है कि तुम दोनों की जेबों में मशीन पिस्टल्स मौजूद थे जिन पर कपड़ा चढ़ा हुआ था, लेकिन मेरे जदीद तरीन साइंसी आलात भी इन्हें चेक नहीं कर सके। मैंने तुम्हें जिंदा भी इसलिए रखा है कि तुमसे पूछ सकूं कि तुमने मशीन पिस्टल्स पर कौन सा कपड़ा चढ़ा रखा है। इसकी वजह से जदीद तरीन आलात इन्हें चेक नहीं कर सके, वरना तुम्हें बेहोशी के दौरान हलाक करके तुम्हारी लाशें बरकी भट्टी में डालकर जलाकर राख कर दी जाती, कर्नल जेम्स ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है और तुमने इन मस्खरे दोस्तों के कहने पर हमारे खिलाफ ये कार्रवाई कर डाली। क्या मैं तुम्हें पाकिस्तानी नजर आ रहा हूँ या मेरा साथी तुम्हें पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है? हम दोनों टेकार के रहने वाले हैं और हमारा ताल्लुक एमफोर्स से है, लेकिन हमारे सेक्शन का ताल्लुक एमफोर्स के सेंट्रल जोन से है। तुम अभी फोन करके सेंट्रल चीफ से पूछ सकते हो, टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। जिस तरह तुमने जदीद साइंसी आलात से मशीन पिस्टल्स को छुपाया है, उसी तरह तुमने कोई ऐसा मेकअप किया हुआ है कि बज़ाहिर ये मेकअप महसूस ही नहीं होता और जदीद तरीन मेकअप वॉशर से तुम्हारा मेकअप वॉश नहीं हो सका। अच्छा चलो मैं तुम्हें हलफ देता हूँ कि तुम इन दोनों के बारे में तफसील बता दो कि मशीन पिस्टल्स को तुमने कैसे आलात से छुपाया और जो मेकअप तुमने किया हुआ है इसमें क्या खास चीज इस्तेमाल की गई है जिसकी वजह से जदीद तरीन मेकअप वॉशर भी इसे चेक नहीं कर सका। तुम्हें अजियतनाक अंदाज में हलाक नहीं किया जाएगा, कर्नल जेम्स ने मुसलसल बोलते हुए कहा। एक शर्त और बता सकता हूँ कि तुम हमें सिर्फ निस्फ घंटा दोगे कि हम मरने से पहले दुआ कर सके, टाइगर ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, कर्नल जेम्स ने कहा। इस कपड़े का नाम पैराशूट है और पैराशूट इसी कपड़े से तैयार किया जाता है। इस कपड़े पर किसी तरह की रेस असर नहीं कर सकती और ना ही इनमें से क्रॉस कर सकती हैं, टाइगर ने कहा। वेरी गुड, वाकई ये पैराशूट क्लॉथ है और मेकअप को किस तरह वॉशिंग से बचाया जा सकता है, कर्नल जेम्स ने कहा। ये क्या कर रहे हो तुम, खामोश बैठे जवाना ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा तो कर्नल जेम्स का रुख जवाना की तरफ मुड़ गया। यह एग्रीमियन हबशी तुम्हारे साथ क्यों है? क्या इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? कर्नल जेम्स ने कहा। मैंने बताया तो है कि हमारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, हम दोनों का ताल्लुक टेकार से है, टाइगर ने कहा। ओके, ना मानो, लेकिन अब ये सुन लो कि तुम्हें तो आधा घंटा जिंदा रहने दिया जाएगा, लेकिन इस हबशी को गोली मार दी जाएगी। रॉडिश, कर्नल जेम्स ने कहा
और आखिर में अपने उकब में खड़े रॉडिश से मुखातिब होकर कहा, यस चीफ। रॉडिश ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, मशीन पिस्टल निकालो और इस हाबशी पर कम से कम 4 बस्ट मारो, उड़ा दो इसको, ताकि कर्नल जेम्स के सामने इस लहजे में बोलने का नतीजा इसे मिल सके। कर्नल जेम्स ने चीखते हुए लहजे में कहा, यस चीफ। रॉडिश ने कोट की जेब से एक मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। टाइगर ने चीखते हुए कहा, नहीं, कर्नल जेम्स का हुक्म तब्दील नहीं किया जा सकता और न ही इसे टाला जा सकता है। कर्नल जेम्स ने कहा, लेकिन अभी वो बोल ही रहा था कि कड़कड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही जवाना का जिस्म हवा में किसी हल्के परिंदे की तरह उड़ता हुआ सीधा कुर्सी पर बैठे कर्नल जेम्स पर गिरा, तो कर्नल जेम्स कुर्सी समेत एक धमाके से फर्श पर जा गिरा, जबकि जवाना भी कर्नल जेम्स और कुर्सी समेत नीचे गिरा। लेकिन जवाना का जिस्म बिजली की सी तेजी से उल्टी कलाबाजी खा गया और उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से कर्नल जेम्स की कुर्सी के उकुब में खड़े रॉडिश के सीने पर इस तरह पड़े कि वो फिजा में उड़ता हुआ दरवाजे की साइडों में खड़े पहलवान नुमा मुसल्ला अफराद से जा टकराया। और इसके साथ ही उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उनमें से एक के हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन झपट ली और एक बार फिर उछलकर खड़ा हुआ और दूसरे लम्हे फायरिंग की तेज आवाजों के सामने ही फर्श पर से उठते हुए दोनों मशीन गन बरदार और रॉडिश समेत तीनों और तेजी से उठता हुआ कर्नल जेम्स भी चीखता हुआ किसी जुबा होते हुए जानवर की तरह फर्श पर गिरा और चंद लम्हों बाद साकित हो गया। इस रॉडिश की जेबें चेक करो और मुझे रिहाई दिलाओ, तुमने शायद अपनी ताकत के जोर से रॉड्स को तोड़ा है। टाइगर ने कहा, अभी चंद मिनट और इसी तरह गुजारो, मैं बाहर की सफाई कर आऊं। जवाना ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये ओपन जगह है, फायरिंग ना करना वरना पुलिस यहाँ फौरन पहुंच जाएगी। टाइगर ने चीख कर कहा तो जवाना ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन वहीं फेंक दी और तेजी से बाहर चला गया। टाइगर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए क्योंकि वो चाहता था कि कर्नल से पहले तमाम पूछ-गुछ कर ली जाती, फिर उसे गोली मारी जाती। लेकिन वहां माहौल ही ऐसा बन गया था कि वो जवाना को मना न कर सकता था, क्योंकि जवाना अगर अपनी ताकत के जोर पर रॉड्स ना तोड़ता और इंतहाई बर्क रफ्तारी से कर्नल जेम्स और उसके आदमियों को खत्म न कर देता तो रॉडिश जवाना पर फायर खोल देता। लेकिन इसी तरह अब दोनों की जानें बच गई थी। थोड़ी देर बाद जवाना वापस आ गया। क्या हुआ? टाइगर ने पूछा। मैंने सबकी गर्दनें तोड़ दी हैं, जवाना ने कहा और फिर वो फर्श पर साकित पड़े हुए रॉडिश की तरफ बढ़ गया। उसने उसकी जेबों की तलाशी ली तो एक जेब से रिमोट कंट्रोल निकल आया, तो वो सीधा हुआ और फिर रिमोट कंट्रोलर का रुख टाइगर की तरफ किया और बटन प्रेस कर दिया। लेकिन टाइगर के जिस्म के गिर्द मौजूद रॉड्स ने मामूली सी हरकत की, लेकिन खुले नहीं। ये क्या मतलब हुआ? ये क्यों नहीं खुल रहे? जवाना ने कहा, तुमने अपनी ताकत से रॉड्स को तोड़ा है, इसलिए सिस्टम जाम हो गया है। टाइगर ने कहा, फिर अब क्या करना है? जवाना ने कहा, एक ही तरीका है कि किसी मैकेनिक को बुलाकर इसका सिस्टम चालू कराया जाए, और तो कोई सूरत नहीं है। टाइगर ने परेशान से लहजे में जवाब देते हुए कहा। वो वाकई बेहद परेशान हो रहा था, क्योंकि सिस्टम जाम होने के बाद इसे सिर्फ इन आलात का मैकेनिक ही ऑपरेट कर सकता था। मैकेनिक के अलावा भी इसका एक हल है, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? टाइगर ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। तो जवाना आगे बढ़ा। उसने कुर्सी की दोनों साइडों पर मौजूद रॉड्स में हाथ डाले और फिर एक जोरदार झटके से कुर्सी ऊपर को उठी और इसके साथ ही तेज कड़कड़ाहट की आवाजों के साथ ही टाइगर के जिस्म के गिर्द मौजूद तमाम रॉड्स कुर्सी के अंदर गायब हो गए। जवाना ने कुर्सी को वापस फर्श पर रख दिया और टाइगर उछलकर खड़ा हो गया। थैंक्स जवाना, टाइगर ने कहा तो जवाना बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम बाहर की निगरानी करो, मैं यहाँ की तलाशी लेना चाहता हूँ, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। टाइगर ने कहा, इसका ऑफिस देख लो और यहाँ से निकल चलो, वरना हम पर कत्ल आम का चार्ज भी लग सकता है। जवाना ने कहा, कत्ल आम करते भी खुद हो और नाम मेरा ले देते हो। मैं तो बेबसी के आलम में कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन तुमने अपने रॉड्स कैसे खोले? टाइगर ने कहा, मैंने पैरों को फर्श पर रखकर उन पर एक जोरदार झटका दिया तो इस तरह रॉड्स खुल गए या टूट गए। जवाना ने जवाब देते हुए कहा, ओके, अब मैं उसके ऑफिस की तलाशी ले लूं। टाइगर ने कहा और फिर वो उस तरफ को बढ़ गया जहां उसके ख्याल के मुताबिक कर्नल जेम्स का ऑफिस हो सकता था। लेकिन उसे यह देखकर कुफत हुई कि वहां कोई ऑफिस न था। उसने ऑफिस की तलाश शुरू की और फिर एक कोने में मौजूद एक बड़े कमरे को ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ देखकर वो अंदर दाखिल हुआ और उसने तेजी से मेज की दराजे और अलमारियां खोलकर देखना शुरू कर दी। लेकिन वहां से
कोई भी ऐसी चीज ना मिल सकी जो उसके लिए फायदेमंद साबित होती। ऐसे ऑफिसेज में खुफिया सेफ मौजूद होते हैं, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर उसने दीवारों पर मौजूद तस्वीरों के फ्रेमों को चेक करना शुरू कर दिया और फिर एक बड़ी तस्वीर के पीछे उसे सेफ नजर आ गया। अब मसला था उसके खोलने का, लेकिन टाइगर ने खास तौर पर ऐसे सेफ खोलने की ट्रेनिंग हासिल की हुई थी। वो सेफ से कान लगाकर सेफ का हैंडल ऊपर नीचे करता रहा। अंदर से मखसूस कटकट की आवाजें उसे सुनाई देती रही और फिर टाइगर ने उसे खोलने के लिए मखसूस अंदाज में हैंडल को ऊपर नीचे किया तो कटाक की आवाज के साथ ही सेफ खुल गया। अंदर एक डायरी भी मौजूद थी और भारी तादाद में करेंसी नोटों के बंडलों से सेफ भरा हुआ था। टाइगर ने डायरी उठाकर उसे खोलकर देखा तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसमें लॉर्ड्स के तमाम आला ओहदेदारों के फोन नंबर्स और जिस जिस मशीन पर कर्नल जेम्स काम करता रहा था उसकी तफसील दी गई थी। फिर डायरी के सफ़ात पलटते पलटते अचानक टाइगर रुक गया। डायरी में पाकिस्तान में मुकम्मल होने वाले मिशन के बारे में भी तफसीलात दर्ज की गई थी। टाइगर ने डायरी बंद की और उसे अपनी जेब में डालकर वो कमरे से बाहर निकला और फिर बैरूनी फाटक की तरफ बढ़ने लगा। हो गया काम, बरामदे में खड़े जवाना ने पूछा। हाँ, आओ अब यहाँ से निकल चले, टाइगर ने कहा तो जवाना ने असबात में सर हिला दिया और फिर बरामदे की सीढ़ियां उतरकर वो दोनों पार्किंग की तरफ बढ़ गए जहां उनकी कार मौजूद थी।